कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 और अध्याय का नाम है विधायिका या लेजिस्लेचर। तो इसी अध्याय के आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों को करेंगे। 6 प्रश्न भाग 1 में हम कर चुके हैं। आज के इस भाग 2 में हम इसी अध्याय के बाकी बचे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो 7वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा की रचना और कार्यों का वर्णन करो। तो राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। संसद के 2 सदन हमने बताए थे आपको। तो राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। संविधान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया हो। शेष 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। यहां याद रखना है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। 212 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत में राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान दिए गए हैं। राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान दिए गए हैं, अर्थात ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को राज्यसभा में अधिक स्थान दिए गए हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम स्थान दिए गए हैं। उदाहरण के लिए ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें दी गई हैं, 31 सीटें दी गई हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। हरियाणा से राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं भी तय की गई हैं संविधान में, और उसमें पहली है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। लोकसभा के मामले में 25 वर्ष है, राज्यसभा में उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। और तीसरी योग्यता है कि वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। चौथी जो विशेष योग्यता है वह पागल या दिवालिया न हो। और 5वीं योग्यता है उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध में चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। तो ये कुछ सामान्य सी योग्यताएं हैं। राज्यसभा के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है कि कौन सा सदन स्थायी सदन है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है, इसलिए स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसके 1/3 राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, इसलिए ये स्थायी सदन है। राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है उसको। भारत का उपराष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं, उपसभापति का चुनाव, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाता है।
और वर्तमान समय में अगर राज्यसभा के सभापति की बात करें तो वर्तमान समय में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा की शक्तियों की अगर हम बात करें तो वैसे तो अनेक मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग समान हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे काम हैं जिनमें राज्यसभा की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। फिर भी कई ऐसे काम हैं जिनमें राज्यसभा की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। वास्तव में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जिसका उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना है, जिसका उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल करना चाहे, दोबारा फिर इस लाइन को रिपीट दोहराते हैं। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल करना चाहे तो ऐसा करने से पहले राज्यसभा की स्वीकृति लेना जरूरी होता है, क्योंकि राज्यसभा राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यहां यह बात बता देना जरूरी है कि राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्यों की विधानसभा ही कानून बना सकती है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सभा है वो वास्तव में राज्यसभा है। धन बिल के मामले में राज्यसभा की अगर हम शक्ति को देखें तो धन बिल के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बड़ी सीमित हैं। उदाहरण के लिए धन बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वही उसमें परिवर्तन कर सकती है या फिर उसे अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक रोक सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उसे पास न करे तो भी धन बिल को पास समझा जाता है। तो प्रश्न राज्यसभा की शक्तियों को देखकर प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा को कम शक्तियां क्यों दी गई? राज्यसभा को कम शक्तियां क्यों दी गई है? तो उत्तर है इसका ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। इसलिए संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। जब अंतिम शक्ति जनता के पास होती है तो यह जरूरी हो जाता है कि सरकार को हटाने और धन पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, न कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोगों के पास। इसलिए राज्यसभा को कम शक्तियां दी गई हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संसद कानून कैसे बनाती है? संसद कानून कैसे बनाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कानून बनता कैसे है संसद में। तो संसद का मुख्य कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है, लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि कानून बनता कैसे है? वास्तव में कानून बनाना एक जटिल काम होता है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया, एक प्रोसीजर, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके कई चरण होते हैं और इन सभी चरणों को पार करने के बाद ही कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके कई चरण होते हैं और इन सभी चरणों को पार करने के बाद ही कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। कानून बनाने के लिए संसद के सामने जो प्रस्ताव या फिर उसको मसौदा पेश किया जाता है उसे बिल या फिर विधेयक कहा जाता है। एकदम से वो कानून नहीं बनता है। लाइन सुन लीजिए आप जरा ध्यान से। कानून बनाने के लिए संसद के सामने जो प्रस्ताव या मसौदा पेश किया जाता है उसे बिल या फिर विधेयक कहा जाता है। आमतौर पर विधेयक 3 प्रकार के होते हैं।
उसमें पहला आता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक आगे दो प्रकार के होते हैं। एक है सरकारी विधेयक, जो बिल, क्योंकि जो भी सरकार संसद के सामने पेश किया जाता है बिल बनाने के, उसको बिल या फिर विधेयक कहते हैं, पहले वह कानून नहीं बनता है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक, जो बिल सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किए जाते हैं, उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। और दूसरे हैं गैर सरकारी विधेयक। तो जब संसद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन में बिल पेश करता है, ध्यान से सुनिए, जब संसद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन में बिल पेश करता है तो इसे गैर सरकारी बिल कहते हैं। तो जो साधारण विधेयक है वो दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। एक और होते हैं धन बिल, जिसको हम कहते हैं। तो धन बिल की परिभाषा संविधान की धारा 110 में दी गई है। धन बिल की परिभाषा संविधान की धारा 110 में दी गई है। कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने याद रखनी है कि धन बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और तीसरे विधेयक होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश किया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश किया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया कि जो विधेयक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन बिल और संविधान संशोधन विधेयक। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कुल 6 चरण होते हैं। जिस तरह से संसद में पास किया जाता है किसी बिल को और वो कानून बनता है, तो उसके 6 चरण होते हैं। उसमें पहला है प्रथम चरण, और प्रथम चरण का नाम रखा हुआ है प्रथम वाचन, या फिर हम उसको कहेंगे फर्स्ट रीडिंग। प्रथम वाचन या फिर फर्स्ट रीडिंग। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वैसे तो संसद का कोई भी सदस्य बिल पेश कर सकता है, लेकिन देखने में आया है कि ज्यादातर बिल मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो बिल मंत्रियों द्वारा पेश नहीं किए जाते हैं उन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन नहीं मिलता है, इसलिए उनके पास होने की संभावना कम होती है। क्योंकि बहुमत मंत्रिमंडल के साथ होता है, क्योंकि बहुमत मंत्रिमंडल के साथ होता है। कानून बनाने का बिल जिस भी सदन में पेश करना होता है, कानून बनाने का बिल जिस भी सदन में पेश करना होता है, उसके लिए कम से कम 1 महीना पहले, उसके लिए कम से कम 1 महीना पहले उसे सदन को इसकी सूचना देना जरूरी होता है। जो भी व्यक्ति कानून बनाने के लिए बिल संसद में पेश करना चाहता है सदन में, तो उसके लिए कम से कम 1 महीना पहले उसे सदन को इसकी सूचना देना जरूरी होता है। सदन के काम को देखते हुए अध्यक्ष, सदन के काम को देखते हुए अध्यक्ष उस बिल को पेश करने के लिए एक तारीख निश्चित करता है। उस निश्चित तारीख को सदन का सदस्य सदन में बिल पेश करने की आज्ञा मांगता है। जब वह बिल को पेश करता है तो यह कहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 तलाक विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए पेश करता हूं। यह उसने कहना होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 तलाक विधेयक, ये अभी विधेयक है, कानून नहीं बना है, तो इस तरह से उसको कहता है मैं 3 तलाक विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए पेश करता हूं। इसके बाद अध्यक्ष संसद सदस्यों से बिल को पेश करने की अनुमति मांगता है। आमतौर पर यह स्वीकृति मिल जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत होता है। सदन की आज्ञा मिल जाने के बाद बिल पेश करने वाला सदस्य उस विधेयक का शीर्षक, हेडिंग पढ़ता है। इसके बाद बिल को भारतीय गजट में छाप दिया जाता है
और बिल की कॉपियां सदस्यों में बांट दी जाती हैं। तो ये पहला वाचन में होता है। तो बिल की कॉपियां जो है संसद सदस्यों के बीच बांट दी जाती है। उसके बाद आता है दूसरा चरण, और दूसरे चरण को हम कह सकते हैं द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग जिसको कहते हैं। इस अवस्था में बिल पेश करने वाला सदस्य 3 प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव पेश कर सकता है। 3 प्रस्ताव, उसके सामने 3 विकल्प होते हैं, इनमें से कोई सा वो एक विकल्प या एक प्रस्ताव पेश कर सकता है। बिल को विचार के लिए चयन समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। एक तो उसके पास ये ऑप्शन होता है, बिल को विचार के लिए चयन समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, या फिर दूसरा है बिल पर तुरंत विचार किया जाए, और एक और है कि बिल पर जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित कर दिया जाए। बिल को जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित कर दिया जाए। यदि बिल को विचार के लिए चयन समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, तो समिति बिल का गहराई से अध्ययन करती है। बात आती है कि यदि बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति या फिर चयन समिति के पास भेजा जाता है, तो चयन समिति बिल का गहराई से अध्ययन करती है और अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करती है। सदन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। जो समिति ने रिपोर्ट दी है उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। इसके बाद बिल पेश करने वाला सदस्य बिल पर विचार विमर्श के लिए सदन की अनुमति मांगता है। जब वह अनुमति मांगता है तो फिर वो कहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूं कि 3 तलाक विधेयक 2021 पर विचार किया जाए। जब बिल पर विचार विमर्श की अनुमति मिल जाने के बाद बिल की प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार किया जाता है। बिल की प्रत्येक धारा पर या प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीकी से विचार किया जाता है। बिल के समर्थक बिल के पक्ष में भाषण देते हैं, जबकि बिल का विरोध करने वाले बिल की आलोचना करते हैं और उसकी बुराइयों को सदन के सामने रखते हैं। इस दौरान बिल की प्रत्येक धारा पर सदन में व्यापक चर्चा होती है। संशोधन संबंधी अनेक प्रस्ताव भी पेश किए जाते हैं। जिन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है वे विधेयक के अंग बन जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा चरण कि बिल कैसे कानून बनता है। इसको हम कहेंगे तृतीय वाचन या थर्ड रीडिंग। यह एक सदन में बिल के पास होने की अंतिम अवस्था है। एक सदन में बिल के पास होने की अंतिम अवस्था है। दूसरे वाचन तक बिल की गहराई से जांच हो चुकी होती है, इसलिए इस अवस्था में बिल की प्रत्येक धारा पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता है, बल्कि बिल के सामान्य सिद्धांतों पर विचार होता है तथा भाषा की त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसके बाद बिल को पेश करने वाला सदस्य विधेयक को पास करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखता है। जब वह ऐसा प्रस्ताव रखता है तो यह कहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 3 तलाक विधेयक 2021 को पारित किया जाए। इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पास करवाने के लिए सदन की हां और ना जानता है। यदि हां कहने वाले ज्यादा होते हैं तो विधेयक पास हो जाता है, और यदि ना कहने वाले ज्यादा होते हैं तो विधेयक रद्द हो जाता है यहीं पर। इसके बाद आता है चौथा चरण, और चौथे चरण को हम कह सकते हैं विधेयक को दूसरे सदन में भेजना। विधेयक को दूसरे सदन में भेजना। जब बिल एक सदन में पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। जब बिल एक सदन में पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। यहां पर बिल को दोबारा उन्हीं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जिन अवस्थाओं से वह पहले सदन में गुजरा था। फिर वही दोबारा फिर होते हैं प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन होता है और फिर तृतीय वाचन होता है। दूसरे सदन में भी यही काम होता है।
और यदि दूसरा सदन बिल को उसी प्रकार से पास कर दे तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। यहां पर एक और चरण आता है, पांचवा चरण, और पांचवा चरण है गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक। क्योंकि ऊपर कहा गया है कि यदि दूसरा सदन बिल को उसी प्रकार से पास कर दे तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। और पांचवें में आया गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक। यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पास किए गए बिल को अस्वीकार कर दे, यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पास किए गए बिल को अस्वीकार कर दे या बिल में कुछ ऐसे संशोधन पेश कर दे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, या तो बिल को अस्वीकार कर दे या बिल में कुछ ऐसे संशोधन पेश कर दे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के बीच बिल को पास करने के बारे में गतिरोध माना जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के बीच बिल को पास करने के बारे में गतिरोध माना जाता है। यदि यह गतिरोध 6 महीने तक चलता रहे तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। यदि इस बैठक में उपस्थित सदस्य बिल को पास कर दे तो उसे दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यहां यह बात बताना जरूरी है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए, तो उस स्थिति में गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। दूसरे मामलों बुला सकता है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुला सकता है। और अंतिम चरण है जिसको हम छठा चरण कहते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति। कानून निर्माण प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो बिल कानून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो बिल कानून बन जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो कुछ संशोधनों के साथ बिल को पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसे बहुमत से पास कर दे, क्योंकि कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति कुछ संशोधनों के साथ बिल को पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, लेकिन यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसे बहुमत से पास करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजें तो राष्ट्रपति को उस बिल को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। बिल को स्वीकृति देने के बारे में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, जिसको हम निषेधाधिकार, तो बिल को स्वीकृति देने के बारे में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होती है। उसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। संसद द्वारा पास किए गए प्रत्येक बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए बिल को स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अतः यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कब बिल को स्वीकृति देगा। कई बार राष्ट्रपति बिल को स्वीकृति देने में जानबूझकर देरी करता है। उदाहरण के लिए 1986 में 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। यह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को छीनता था, इसलिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। तो ये थी बिल के या कानून बनाने की प्रक्रिया। धन्यवाद।